लेक्चर नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम थोड़ा सा चीज़ें एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। हम ये देखेंगे कि जी रिसर्च को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। और आवाज़ मेरी लो है। ओके, आवाज़ क्यों लो है? बाकी सबको भी आवाज़ लो आ रही है मेरी? मेरे लिए बेहतर है वैसे। ठीक है। ओके, मैं तो अपना वॉल्यूम फिर से इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा रिसर्च इंक्वायरीज। किस तरह हम इंक्वायरी, सॉरी, फॉर्म ऑफ इंक्वायरीज क्या है हमारे पास, और उसके अलावा जो रिसर्च को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या अप्रोचेज हैं रिसर्च की, जिनसे लोग रिसर्च को अप्रोच कर। और फिर आपने जो भी अपने अभी तक लिटरेचर रिव्यू किया है, जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं, फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके केस में या आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम में उनमें से कौन सी अप्रोच और कौन सी जो फॉर्म है वो फिट आएगी, या कौन सी उसमें उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, और फिर उस पर आप फर्दर आगे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, लर्निंग आउटकम जो है वो मेनली हम बताएंगे कि फॉर्म क्या होती है और अप्रोचेस क्या होती हैं, डिफरेंट किस तरह अप्रोच किया जाता है, उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, फिर एक टॉपिक के हिसाब से उसको कैसे मैच किया जा सकता है, और उसके अलावा उसको जस्टिफाई करेंगे कि अपने प्रपोजल के साथ कैसे उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। पहले हम एक फेमिलियर ग्राउंड बनाएंगे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मॉडल या मिक्स मेथड्स क्या होते हैं। ये बल्कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपने जो रिसर्च है उसको मैप एक्सपेंड करेंगे। फिर देखेंगे कि एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है। इन चीज़ों को हम बारी बारी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके ये जब इनको हम समझ लेंगे तो फिर हम इसको मैप करेंगे कि हमारे जो रिसर्च, जो जो आप लोग रिसर्च का टॉपिक है उस पे आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप उनमें से कौन सी अप्रोच या कौन सी फॉर्म ऑफ रिसर्च आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी दोनों अप्रोचेज होती हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही रिसर्च में मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं। तो वो हम इंशाल्लाह उसको भी आगे एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों ने जो होमवर्क्स भेजे हैं उनको हम इस लेंस से भी देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमें क्या क्या चाहिए आज के लिए? व्हाट डज योर क्वेश्चन नीड? हमें एक्सपीरियंसेस, जो कुछ आपने बनाया है उसमें कोई स्टोरीज, कोई परसेप्शन, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स कोई हैं, या फिर आप किस चीज़ के बेस पे अपना क्वेश्चन बिल्ड कर रहे हैं, कोई ऐसे नंबर्स, कोई ऐसे स्टैट्स, या कोई ऐसी चीज़ जो बेसिकली आपके रिसर्च से रिलेटेड हो सकती है या आपकी रिसर्च में इस्तेमाल की जा सकती है। आपने उसके बारे में सोचना है कि अच्छा, मेरी जो रिसर्च है उसमें किस किस्म के नंबर्स यूज़ हो सकते हैं, या किस किस्म के फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं, किस किस्म के वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, कोई रिकॉर्ड आ सकता है, कोई सोर्सेज हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं या फिर आप इकट्ठे कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर थ्योरी है, आपने कोई सिमुलेशन बनानी है, कोई आपने ग्रुप ऑफ रूल्स कह सकते हैं, एक खास तरीके से किसी चीज़ को लेके चलना है उसके बारे में, या फिर आप कोई ऐसी टूल बना रहे हैं, कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, या कोई प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई भी चीज़ है जिसकी बेस पे आप कई रिसर्च में जो यूज़ हो, तो आपने अपनी रिसर्च के हिसाब से देखना है कि मेरी रिसर्च में क्या चीज़ है जो इन पांचों चीज़ों में से इस्तेमाल हो सकती है। ऑफ कोर्स सारी पांचों चीज़ें हर रिसर्च में इस्तेमाल नहीं होंगी, किसी रिसर्च में कुछ और इस्तेमाल होगा, किसी रिसर्च में कुछ और इस्तेमाल होगा। आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो इन द मीन टाइम, जैसे जैसे लेक्चर आगे जा रहा है, आप इस पे भी सोचें कि आपके केस में इनमें से क्या चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कोई नंबर्स हैं, कोई टेक्स्ट हैं ऑलरेडी, या कोई ऑलरेडी बना हुआ मॉडल। आखिरी दो चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी मैंने प्रपोजल देखे हैं हम उनमें मुश्किल ही यूज़ कर रहे हैं, मे भी शायद एक आधे में हो, लेकिन मोस्टली में हमारे ये तीन चीज़ें ही, टॉप थ्री चीज़ें ही यूज़ होंगी। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जो रिसर्च है वो कभी भी एक किस्म की, एक फॉर्म की नहीं होती, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, डिफरेंट, उसके हम इकसाम भी कह सकते हैं। अ, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो सवालात हैं जिनको हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं वो सवाल डिफरेंट हो सकते हैं हर डिसिप्लिन में। अगर वो फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल कोई डोमेन है, कोई सोशल साइंसेज की डोमेन है,
या कोई और डोमेन है, फॉर एग्जांपल कोई प्योर साइंटिफिक या प्योर फिजिक्स की कोई डोमेन है, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन डिफर कर सकता है। या कोई मिसाल के तौर पे तफसीर साइंसिस पे, हदीस साइंसिस पे, या फिर इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहा है, तो उसका हिसाब से आपका क्वेश्चन डिफर होगा। जब आपके सवालात में फर्क हैं आपके डोमेन के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स जब सवाल फर्क हैं तो उसका एविडेंस भी डिफरेंट होगा। कुछ केसेस में आपका जो शवाहिद हैं वो डेटा की फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। किसी केस में आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है। आप कहते हैं अच्छा मैं एक स्टडी डिजाइन करूंगा जिसमें मैं एक खास किस्म के लोगों से सवाल पूछूंगा, उन लोगों से सवालों के जवाब लूंगा, और उन सवालों के जवाबात की बेस पे हम उसको कोई खास किस्म का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, उनको समराइज करेंगे, उनके बारे में कुछ एक खास किस्म का थीम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी डिफर करेंगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके सवालात पे। अगर आपके सवाल डिफरेंट हैं, आपकी जो शवाहिद या एविडेंस है वो भी डिफरेंट होंगे, और उसकी बेस पे जो एथिक्स इन्वॉल्व होंगे, मिसाल के तौर पे डेटा किससे गैदर कर सकते हैं, कोई आपके पास एथिकल ऑब्लिगेशन है, आपने किसी का डेटा आपने गैदर किया है, तो वो आप एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते, उसको एनोनमाइज करना है, उसके बारे में कुछ खास काम करने हैं। बेसिकली कुछ में एथिक्स हर डोमेन के, हर एरिया के डिफरेंट होंगे। और ऑफ कोर्स जो एंड पे आप आउटपुट निकालेंगे, जो आपकी रिसर्च का आउटकम आएगा, वो भी डिफरेंट होगा। वो रिपोर्ट हो सकती है, कोई आप टूल बना रहे हैं, कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं, कोई प्रूफ देख किसी चीज को प्रूफ करना चाह रहे हैं, या एंड पे आपने कोई पॉलिसी जनरेट कर ली है, उसकी बेस पे आपका आउटपुट डिफर होगा। और इस वजह से हमें हर रिसर्च को डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है, और इसी बेस पे रिसर्च की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अब हम उन फॉर्म्स को बारी बारी देखने की कोशिश करेंगे कि वो बाकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, आपने जब हम इन फॉर्म्स को समझ रहे हैं ना, अ, आपने इन द पैरेलल ये भी सोचना है कि ये जो फॉर्म है ये मेरी रिसर्च में यूज होगी कि नहीं होगी, या मेरी रिसर्च में इस फॉर्म का कोई लेना देना है। क्योंकि ये भी होता है कभी कभी कि सेम रिसर्च में मल्टीपल फॉर्म्स यूज हो सकती है, या वो डिफरेंट फॉर्म की रिसर्च होती है। तो आपने ये देखना है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें इसका कोई अमल दखल है, या ये उससे रिलेटेड है या नहीं है। और एंड पे हम फिर डिस्कस करेंगे, और उसमें फिर देखेंगे कि आप मैपिंग सही हुई है या नहीं हुई है, और अगर सही मैपिंग नहीं हो सकी तो क्या राइट मैपिंग हो सकती है। तो हम ये सारी चीज़ें एंड पे मैप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली फॉर्म है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है? आप रियल वर्ल्ड में से एविडेंस ढूंढ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस केस में आप कोई चीज आप कोई कह सकते हैं हम इसको कि कोई ट्रीटमेंट या कोई चीज खुद से क्रिएट नहीं करना चाह रहे। आप बेसिकली कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ गैदर कर रहे हैं। आप थर्मामीटर से डेटा ले रहे हैं, कैमरा से कोई चीज कैप्चर कर रहे हैं, या कोई ऑलरेडी आपने इंटरव्यूज क्रिएट किए हुए हैं, उन इंटरव्यू से लोगों के जवाबात ले रहे हैं। लोगों को आप बेसिकली एनफोर्स नहीं कर रहे, या लोगों की किसी चीज को, नॉर्मेलिटी को चेंज नहीं कर रहे, जो उनके नॉर्म है उसको आप चेंज नहीं कर रहे। आप बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। आप उसमें देख रहे हैं कि ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप थर्मोमीटर से चीजें रीड कर रहे हैं, आपने कहीं पर थर्मोमीटर लगा दिया एक पूरे दिन के लिए या एक महीने के लिए, तो उस एक महीने में फॉर एग्जांपल किसी माउंटेन के ऊपर आपने थर्मोमीटर लगा दिया है, और उस थर्मोमीटर की रीडिंग आप मुसलसल लेते जा रहे हैं। अब क्या होगा? आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा यकम तारीख को सुबह फजर के टाइम ये टेम्परेचर था, अ, 2 तारीख को सुबह फजर के टाइम ये टेम्परेचर था, 3 तारीख को ये टेम्परेचर था। तो अब आपने जब 30-40 दिन का आपके पास रिकॉर्ड आ गया है टेम्परेचर का, तो फिर क्या करेंगे? आप उसमें से एक पैटर्न देख सकते हैं कि अच्छा जो पहला हफ्ता था ना वो काफी ठंडा था, जो दूसरा हफ्ता था वो काफी गर्म था, तीसरा जो हफ्ता था वो बहुत ठंडा नहीं था, चौथे हफ्ते में ये था। तो आपके पास एक पैटर्न आ जाता है, या आपके पास कोई बिहेवियर आ जाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इस किस्म की जो रिसर्च होती है, इसमें आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको फिर अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसालें ये हो सकती हैं कि पेशेंट जो है रिकवरी डेटा, मिसाल के तौर पे एक अस्पताल में जितने पेशेंट आए उन पे आपने जो ट्रीटमेंट दिए, तो आपके अस्पताल में से कितने लोग ठीक होके गए। या मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कॉल्स हैं, मिसाल के तौर पे कॉल सेंटर है, या कोई मिसाल के तौर पे यूफोन या टेलीनॉर या किसी का डेटा या कॉल सेंटर है, वहां पे फ्रॉड वाली कॉल्स कितनी आई हैं। तो आपने उस केस में खुद से कुछ इंड्यूस नहीं किया, बस चीजें आई उनको कलेक्ट किया और उनके बारे में समझना शुरू कर दिया। या आपके जो कस्टमर है उन्होंने रिव्यू दे दी, आपने उन्हें उन्हें फोर्स नहीं किया कि आपने रिव्यू पॉजिटिव देना है नेगेटिव देना है, उन्हें बस न्यूट्रली कहा कि रिव्यू दे दें और उसके बाद उसको देखें।
उसके बाद या फिशिंग ईमेल, जस्ट लाइक फ्रॉड की तरह फिशिंग ईमेल्स भी होती हैं, फ्रॉड में कॉल्स आ सकती हैं, फिशिंग ईमेल्स में आपको सेम काम जो है वो फिशिंग, आपको धोखाधही के जुमरे में आपको ईमेलें की जाती है कि आपकी लॉटरी आ गई है, ये लॉटरी जीत ली, आपने लॉटरी निकल आई है, या आपका ये फलाना इनाम निकल आया है, या फिर ऐसे कुछ आ गया। तो ये बेसिकली फ्रॉड के जुमरे में आता है। इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर और मिसाल के तौर पर तफसीर की ट्रांसक्रिप्ट हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, सिर्फ मुझे, अच्छा, एम्पिरिकल रिसर्च के बाद दूसरी क्या आती है? एम्पिरिकल रिसर्च में आपने क्या किया, आपने खुद से कुछ इंड्यूस नहीं किया, चीजें ऑब्जर्व की, उनको एनालाइज किया। दूसरी फॉर्म जो आती है रिसर्च की, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? अब आप कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, अब आपने खुद से एक इन्वायरमेंट डिजाइन किया है, ओके। उसमें आप कोई एक फैक्टर चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे कल हमने देखा था कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, लोगों के स्टडी पैटर्न, ओके। तो हमने उस केस में एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, लोगों को हायर किया और उन्हें कहा कि अच्छा आप जो हैं वो इतना पढ़ें या इतना ना पढ़ें। उस केस में तो उनमें कुछ मोस्ट स्टडीज में तो ऑलरेडी चीजें एम्पेरिकल फॉर्म में ऑब्जर्व की गई थी, लेकिन उसी केस में आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ पार्टिसिपेंट्स को हायर करें और उन्हें कहें कि आप 2 घंटे के लिए पढ़ें और फिर एग्जाम दें, या 3 घंटे के लिए सोएं और फिर एग्जाम दें, 4 घंटे के लिए सोएं फिर एग्जाम दें। आप जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके आसपास काफी शोर शराबा हो और उसके बाद तैयारी करें और फिर एग्जाम दें। तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, या आप कोई से खुद से चीज डिजाइन कर रहे हैं। या अक्सर आपने देखा होगा सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि आप देखें कि एक बंदा बैठा है, वो जैसे ही दूसरा बंदा एंटर हुआ है, पहला बंदा जो है वो तालियां बजाने लग जाता है। फिर दूसरा बंदा आया है, वो भी, उसको भी बता दिया कि जब तीसरा बंदा आएगा तो आपने तालियां बजाने लग जाएंगे। तो क्या होगा कि इवेंचुअली सारे लोग वही काम करने लग जाएंगे। तो ये एक आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, एक आपने सोशल एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर दिया, कोई भी किस्म का एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया। तो उसमें क्या किया आपने, कोई एक फैक्टर चेंज कर दी, कोई एक चीज चेंज की है या कोई चीज ऑब्जर्व की है और उसके बाद उनको कंपेयर कर दिया। ये आमतौर पे यूज होता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई दवाई है, क्लिनिकल दवाई है, उसको आपने चेक करना है। कोई खाद है या फर्टिलाइजर है, उसको चेक करना है। कोई वेबसाइट है या कोई मेमोरी टेक्निक एक्सपेरिमेंट है या फिर कुछ और भी। बेसिकली इस केस में आप चीज डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, ओके। उसको जनरल पब्लिक पे इसके बेस में आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। अच्छा, उस केस में मिसाल के तौर पे हमारे केस में भी जो एक दो प्रपोजल्स आए हैं उनमें हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जा सकता है। वो स्पेशली जो ओल्ड एज वाले प्रपोजल्स हैं उनमें आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जा सकता है। आपको सर्वे इकट्ठा करें या कुछ लोगों के साथ बैठें और उन पे कोई फैक्टर उनको दें या कोई चीज़ उनके साथ करें। तो उसमें हम पॉसिबल एक एग्जाम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रखने के लिए उसको हम एक सिंपल सर्वे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट्स में आपको कुछ चीज़ें सोचनी है। एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन है वो ऑफ कोर्स उसमें एम्पेरिकल भी आता है। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सेपरेट नहीं होते। जब आपने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर लिया है तो उसमें से आप फिर डेटा भी गैदर करते हैं। उसमें एथिक्स होनी चाहिए, आप जो डेटा गैदर कर रहे हैं वो सही तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद आपने कोई ऑल्टरनेट, सेफ ऑल्टरनेट भी देने हैं। मिसाल के तौर पर हमेशा आपने देखना है कि अनलेस आपके पास कोई सेफर ऑल्टरनेटिव नहीं है, फिर आप कोशिश करते हैं कि वो फिर एक्सपेरिमेंट हो, वरना आप उसका कोई, और हमेशा ये सोचते हैं कोई सेफर एक्सपेरिमेंट भी, सेफर ऑल्टरनेट भी होना चाहिए। अच्छा, एम्पिरिकल हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब तीसरी जो फॉर्म आ जाती है उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होती है जी? थ्योरेटिकल रिसर्च में आप किसी थ्योरी पे बिल्ड करते हैं। आप यू ट्राई टू बिल्ड और इम्प्रूव एन एक्सप्लेनेशन, कोई मॉडल या कोई थ्योरी यूजिंग लॉजिक या प्रायर नॉलेज। या आपके पास पहले कोई नॉलेज है या आप उस चीज़ को की लॉजिक बनाना चाहते हैं कि अच्छा ये अगर एक काम हो रहा है तो दूसरा काम भी हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल। इस केस में मोस्टली होता है कि आपके पास वो इन्वायरमेंट नहीं होता कि आप प्रैक्टिकली चीजें कर सके। तो उस केस में आप थियोरेटिकल डिजाइन करते हैं, आप थ्योरीज को एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जी एक्सप्लेनेशंस, फॉर एग्जांपल को सेब दरख्त से क्यों गिरा नीचे। आप तो आपके पास काफी सारा इसके बारे में है, लेकिन शुरू में जब न्यूटन साहब ने ये किया था तो उनको नहीं पता था कि सेब क्यों गिर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक थ्योरी बना ली जी कि मिसाल के तौर पर जमीन में कोई ऐसी चीज है जो उसे खींच रही है, जिसकी वजह से वो जमीन की तरफ गिर रहा है। तो उन्होंने एक अपने लॉजिक से थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के बेस पे उन्होंने कोशिश की कि जो वो फिनोमिना है दरख्त से सेब के गिरने वाला, उसको उस पर मैप किया जाए, उसको उस पर लगाया जाए। उस केस में आप मॉडल्स बनाते हैं, जो ऑलरेडी थ्योरी है उसको इम्प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पे जब न्यूटन ने थ्योरी बनाई, उसके बाद आइंस्टाइन ने थ्योरी बनाई ग्रेविटी की, आइंस्टाइन के बाद फिर उसके बाद
फ्यूचर में आप, आजकल के साइंटिस्ट पता नहीं कौन है जो कौन काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बनाई। तो इसके एग्जांपल्स ये हो सकते हैं कि फिजिक्स के मॉडल, इकोनॉमिक्स मॉडल। फॉर एग्जांपल आप ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी जो बिजनेस है या कोई एक खास मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें अगर मैं ये चीज़ें चेंज करूं, ओके, और उसमें ये चीज़ें चेंज की जाएं तो वो कैसे काम करेगा। एक तो ये है कि आप इम्प्लीमेंट करके देखें, उस पूरे कंट्री में वो बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट करें, वो इकोनॉमिक मॉडल इम्प्लीमेंट करें। लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर वो सही ना चले तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया। तो उससे बेहतर होता है कि आप उसके बारे में एक थ्योरी बनाएं कि अच्छा अगर मैं ये फैक्टर चेंज कर दूं, लोगों को मैं एक खास किस्म की सब्सिडी देना शुरू कर दूं, एक खास किस्म के बिजनेस को मैं सपोर्ट करना शुरू कर दूं, एक खास किस्म के तबके को सपोर्ट करना शुरू करूं, तो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसकी एक थ्योरी है। जब फॉर एग्जांपल शुरू में जो ये जो आपके पास कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट है या फिर और सोशलिस्ट इन्वायरमेंट है, ये इनिशियली थ्योरीज थी जो बाद में फिर इम्प्लीमेंट हुई कंट्रीज में और फिर उनका मॉडल बनना शुरू हो गए। एल्गोरिदम को प्रूव किया है आपने, एआई लर्निंग मॉडल्स के बेस पे आपने कोई थ्योरी बना ली है, कोई खास फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, जब उनको आपस में जोड़ के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी एक इलाके में इंप्लीमेंट करें तो उन्हें आप फ्रेमवर्क कहते हैं। या फिर सिंपल एक थ्योरी ऑफ जस्टिस इन लॉ, ये सारी चीजें आपकी थ्योरी में आ सकती। तो थ्योरी बेसिकली वो होती है जो आप एज्यूम करते हैं, सोचते हैं, नॉट एज्यूम नहीं करते, आप सोचते हैं, उसकी लॉजिकल सेंस बनाते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, शायद कोई चीज़ हम उसमें इम्प्रूव कर सके। एक चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि थ्योरी जो है वो ओपिनियन नहीं हो सकता। हाँ, थ्योरी जो है वो ये नहीं हो सकता कि सेब दरख्त से गिरा है तो उसका मतलब है कि दरख्त के ऊपर कोई चीज़ बैठी है जो सेब को ऊपर से नीचे धक्का दे रही है। इसके पीछे इट लॉजिकली डजंट मेक सेंस। तो आपकी जो थ्योरी है उसके जो एक प्रॉपर थियोरेटिकल वर्क है वो डिसिप्लिन होता है, उसके पीछे रीजनिंग होती है, वो उसके पीछे कोई बेस होती है, कोई ग्राउंड उसकी रीजनिंग होती है, और वो ऑलरेडी जो काम हो रहा है इस डोमेन में, ऑफ कोर्स उसमें और लोगों ने काम किया है, वो सारे सवालात के जवाब तो नहीं दे सके लेकिन कुछ सवालात के जवाब वो दे सके हैं। तो उसमें उस बेसिकली चीज के बेस पे आपकी थ्योरी जो है वो बिल्ड होनी चाहिए। थ्योरी की लॉजिकल होनी चाहिए, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके पीछे को प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, उसको स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आइडियाज जो जो भी आइडियाज अपनी थ्योरी में दे रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हों और वो प्रॉपरली प्रेजेंट हुए हों। आप जस्ट एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हाँ ये थ्योरी है, आप उनका एक सीक्वेंस बनाते हैं कि ये ऐसे 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 आइडियाज हैं, डिफरेंट आइडियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उसके बाद वो जो इससे पहले काम हो चुका है उस पे कोई ना कोई उसके साथ इनका कनेक्शन बनता हो, कोई लॉजिकल कनेक्शन बनता हो, उसकी लॉजिकल कोई सेंस बनती हो। और ऑफ कोर्स कोई भी थ्योरी जब आती है वो हमेशा ओपन टू क्रिटिक होती है, या हमेशा ये देखते हैं कि ये जो थ्योरी है इस पे क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सकता है या कोई इसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है। अच्छा, थ्योरेटिकल रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च आती है उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है जी? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है कि उसमें आप ये कहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डज दिस कॉन्सेप्ट मीन और हाउ शुड आई अंडरस्टैंड। जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं या एक फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश होती है तो ग्राउंड या घास जो है वो गीली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? आप फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बारिश होती है तो जो अर्थ वॉर्म्स हैं वो जमीन से बाहर क्यों आते हैं या वो जमीन से बाहर आ जाते हैं? जब बारिश होती है तो आपको ज्यादा अर्थ वॉर्म नजर आते हैं, ज्यादा आपको कीड़े मकोड़े बाहर नजर आते हैं, उसकी क्या वजह है? आप इस फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो उधर है, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली इस केस में आप क्या करते हैं? आप मतलब समझने की कोशिश करते हैं किसी चीज का, व्हाट की टर्म्स एक्चुअली मीन्स, ओके। या आप कोई एजम्पशन है उसको एग्जामिन करते हैं, क्वेश्चंस है व्हाट टेक फॉर ग्रांटेड, जो हम देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि बारिश के बाद कीड़े मकोड़े ज्यादा क्यों बाहर आते हैं, हमें नहीं पता, एक बड़ा रेगुलर फिनोमेना जो होता रहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको जब हम समझेंगे तो उसे कहेंगे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ओके। या आप ये देख सकते हैं कि लोग जो हैं उनको खास उम्र में जाके ज्यादा हार्ट अटैक, ज्यादा हार्ट के इश्यूज क्यों होते हैं, या जो एक हार्ट है वो उसमें प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं सर्टन किस्म की फूड खाने की बेस पे। तो इस केस में आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, चीज़ों का रिलेशनशिप समझते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक दूसरे से जो रिलेशन, एक दूसरे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं या एक दूसरे से अपोज कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बारिश की वजह से जानवर या कीड़े ज़्यादा क्यों बाहर आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है? पेशेंट्स की नॉट ऑटोनॉमी समझ सकते हैं,
कॉन्सेंट इन लॉ, फेयरनेस इन एआई, या फिर मैनिपुलेशन इन एडवर्टाइजमेंट। जब आप इश्तिहारात दे रहे हैं तो उसमें लोग कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। स्ट्रेस वर्सेस एंग्जाइटी और बर्नआउट। अब सरफेस लेवल पे देखा जाए तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को लोग शायद एक ही चीज समझें, लेकिन अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये क्या चीजें हैं, या बर्नआउट है, ये एक्चुअल में एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, या किस तरह एक दूसरे से इनका रिलेशन है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एक स्पेशल एक डिफरेंट फॉर्म है रिसर्च की, जो कि कभी कभी ओवरलैप भी कर जाती है आपकी थ्योरेटिकल रिसर्च के साथ। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है और थ्योरेटिकल रिसर्च जो है ये काफी हद तक तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली केसेस में ये कभी कभी ये मोस्टली केसेस में ये ओवरलैप भी कर जाती है। फॉर एग्जांपल, ये फोकस है टर्म्स, डेफिनेशन, एजम्पशन, कैटेगरीज हैं। इसमें हम ये देखते हैं जी कि एक कॉन्सेप्ट जो है उसका क्या मतलब है, उसको कैसे समझा जा सकता है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, आप थोड़े से ज्यादा ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन आती है, लेकिन ओवरऑल आप क्या देखना चाह रहे थे कि ऑलरेडी कोई थ्योरी है, किसी चीज के बारे में लोगों ने क्या समझा हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको फिर आप उस केस में आपका कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल जो है वो ओवरलैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ लोगों ने, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ लोगों ने कुछ थ्योरीज पेश की हुई है कि अच्छा ये इस वजह से हो सकता है, इस वजह। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी की बात है, जब आप ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेविटी असल में क्या है, उसमें एक थ्योरी दी थी न्यूटन ने कि ग्रेविटी जो है वो इसलिए है कि जमीन जो है वो तेज तेज घूम रही है और फिर सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, इस वजह से जमीन के अंदर एक कशिश शक्ल बन गई है। जो आइंस्टाइन है वो ये कहता है जी कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका मैस एक खास, उसका जो साइज है वो एक खास साइज से बड़ा हो जाए तो उसके अंदर एक कशिश बनना शुरू हो जाती है। तो वो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो डिफरेंट है, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट होगी, लेकिन अब आप एज अ कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में जब उसको रिसर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा जो न्यूटन भाई ने जो बात की थी वो ठीक है, या जो आइंस्टाइन भाई ने जो बात की है वो ठीक है, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है, किस में किसके फ्लॉ हैं, किस में किसके हैं। तो उसके लिए फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या कोई भी चीज उसका समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, कंप्यूटेशनल एंड सिमुलेशन रिसर्च, इस केस में क्या होता है इसमें आप मोस्टली से कह सकते हैं कि आप एक चीज की सिमुलेशन बना रहे हैं, एक फिनोमिना जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका आप एक किस्म का फेक रेप्लिका या फेक कॉपी कंप्यूटर्स के अंदर बनाना चाह रहे हैं कि अच्छा बजाय उस फिनोमिना को मैं जाके ऑब्जर्व करूं, फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे पहाड़ के ऊपर अगर मैंने थर्मोमीटर लगाया है उसको जाके मैंने ऑब्जर्व करना है, तो उससे बेहतर एक उसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि मुझे पता है कि जब मैं एक खास हाइट पे जाऊंगा तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च की हुई है। एक खास इलाके में होगा तो वहां पे कितनी विंड हो सकती है, कितनी तेज हवाएं चल सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, या कितनी बर्फ गिर सकती है। तो मैं डिफरेंट सारे पैरामीटर्स, सारी चीजें इकट्ठी करके एक खुद से सिमुलेट कर लेते हैं या एक चीज बना लेते हैं कि अच्छा मैंने एक पहाड़ है उसका नाम है जी माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट इतनी है, वो इस दुनिया के इलाके में एग्जिस्ट करता है, उसके टॉप पे जाके मैंने देखना है सॉरी, उसके टॉप पे जाके मैंने देखना है कि असल में यहाँ पे टॉप पे क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, या कैसा टेम्परेचर होगा, या कैसा मौसम होगा। तो बजाय वहां पे जाने के या वहां पे कोई इक्विपमेंट रखने के, मैं उस चीज को अपने कंप्यूटर में सिमुलेट कर लेता हूँ। तो इस चीज को आप कहते हैं कंप्यूटेशनल या सिमुलेशनल रिसर्च। तो इस केस में आप एक मॉडल बनाते हैं कि अच्छा ये जो सिनारियो है उसमें ये पैरामीटर्स हैं या उसमें ये सारी चीजें हैं, तो बजाय मैं उस सिनारियो को जाके ऑब्जर्व करने के उस सिनारियो को अपने कंप्यूटर पे बना लूं, उसके बाद फिर उसको टेस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद बेसिकली उसमें आप फॉर एग्जांपल ट्रैफिक फ्लो है, क्लाइमेट के डिफरेंट सिनारियो हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी के हैं, फाइनेंशियल कोई है, ब्रेन सिग्नल्स हैं, ये सारी चीजें आप कंप्यूटर में भी सिमुलेट कर सकते हैं बजाय इनको रियल टाइम ऑब्जर्व करने के। ये तब होती है जब रियल फिनोमिना को या असल चीज को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, या आपके पास एक्सेस नहीं होती असल चीज को ऑब्जर्व करने की। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप चीजों को कंप्यूट करते हैं या उनको सिमुलेट करते हैं या उनको उनके एक फेक रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं या उनकी एक कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा वीआर बनता है या एआर बनता है, वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज भी होता है कि आपने मिसाल के तौर पे देखना है कि जो फॉर एग्जाम्पल बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि आपने ये देखना है कि जी एक जो पायलट है उसको आपने ट्रेन करना है कि वो जहाज उड़ाए। अब उसको फर्स्ट टाइम तो जहाज में नहीं बिठाएंगे, वो जहाज उड़ाएगा क्या पता जहाज क्रैश कर दे। तो आप उनको एक सिमुलेटर पे बैठा देते हैं, वो सिमुलेटर पे बैठ के जहाज को उड़ाना सीखते हैं कि अच्छा मैं अगर ये इसको ऐसे मोड़ूंगा, इस इक्विपमेंट को दबाऊंगा, इस बटन को दबाऊंगा तो मेरा जहाज उड़ जाएगा। फिर अगर कोई टर्बुलेंस आ गई है तो आप टर्बुलेंस को सिमुलेट करेंगे, आप एक
सिनारियो क्रिएट करेंगे जहाँ पे टर्बुलेंस आ जाएगी, और वो फिर उसमें जो आपका पायलट है वो उसमें ट्रेन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कंप्यूटेशनल या सिमुलेशन रिसर्च कहते हैं। इसमें एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसमें कभी कभी ये होता है कि आप चीज़ सिमुलेट तो कर रहे हैं या कंप्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन आप रियल डेटा कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। आप कभी कभी उसमें असल डेटा भी यूज़ करते हैं, जिसमें से जो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल, आपने अगर डेटा, आपने एक सिमुलेशन जनरेट करनी है। मैं जैसे पहले कह रहा था माउंट एवरेस्ट के टॉप की। अब कुछ लोगों ने क्या पता माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके ऑलरेडी डेटा गैदर किया हो, लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके देखना चाह रहे हैं कि एक, मिसाल के तौर पे, 10 साल का बच्चा है, अगर वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा या वो क्या फील करेगा। तो अब माउंट एवरेस्ट, 10 साल के बच्चे को तो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे नहीं भेजेंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जैसा मौसम होता है, वो मौसम कहीं एक लैब में क्रिएट करें और फिर उस बच्चे को वहां पे बिठाएं और देखें कि वो बच्चा कैसे बिहेव करता है। तो इस केस में आपने रियल डेटा यूज किया, लेकिन आपने सिमुलेशन या एक कंप्यूटेशनल एनवायरनमेंट बनाया। फिर आप सिमुलेटेड डेटा भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स समथिंग जो आपके पास नहीं है। आप ऐसा करते हैं कि आप एक डेटा जो है उसको फेक डेटा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें आपको मालूम है, उन चीज़ों को रेप्लिकेट करके अपने पास एक फेक डेटा बनाते हैं और उसकी बेस पे फिर देखते हैं कि अच्छा यार ये कैसे होता है। वो फेक डेटा जो है वो असल डेटा जैसा ही होता है, लेकिन उसमें असल डेटा वाली सारी क्वालिटीज या सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती। अच्छा, उसके बाद दोनों काम यूज किए जा सकते हैं, दोनों किस्म का डेटा भी यूज हो सकता है। फिर होता है आर्टिफैक्ट या डिजाइन बेस्ड रिसर्च। ये हमारे पास आई थिंक लास्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, एक और भी है। आर्टिफैक्ट बेस्ड रिसर्च है, इसमें क्या होता है जी, इसमें बेसिकली आपको ये एक मसले का हल निकालते हैं अपने तौर पे, और फिर इसको टेस्ट करते हैं। या मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है। अब उस मोबाइल ऐप को आपने चेक करना है, ठीक है जी, कि ये मोबाइल ऐप, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप बनाई है किसी ने। वो एक जमाने में था कि पाक ट्यूब था या क्या था, कोई जो पाकिस्तान का यूट्यूब है वो किसी ने बनाया, वो आपने चेक करना है कि ये कितनी कामयाब है। आप उसको डिसिमिनेट करेंगे, लोगों को भेजेंगे कि अच्छा जी ये ऐप है, इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, बताएं आपका क्या फीडबैक है। उनका फीडबैक लें, उस फीडबैक की बेस पे आप ऐप को इम्प्रूव करें, और ये चीज़ आप बार बार ट्राई करते रहें। तो इसे कहते हैं आर्टिफैक्ट या डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च, जिसमें आप कोई चीज़ बनाते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। आप फीडबैक की बेस पे पता लगता है कि ये ऐप किसी काम की है या ये बेकार ऐप है, या फिर अगर किसी काम की है लेकिन इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है तो फिर आप उसमें बेहतरी करते हैं। आमतौर पे इस किस्म की जो रिसर्च है वो यूज होती है, मिसाल के तौर से मैंने बताया ऐप बनाने में यूज होती है। आपने कोई रिसर्च स्किल वर्कबुक है, फॉर एग्जांपल कुरान वोकेबलरी टूल बनाया है, कोई कस्टमर सर्विस प्रोसेस है, कोई फिशिंग अवेयरनेस है, या कोई और किस्म का कम्युनिटी एंगेजमेंट इंटरवेंशन है। तो इस बेस पे आप फिर एक कोई चीज़ बना के लोगों में डिसिमिनेट करते हैं। अच्छा, ये जो डिजाइन रिसर्च होती है, इसमें अगर आप सोचें हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा गैदर कर रहे हैं। ओके, हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले कोई चीज किस में ऑब्जर्व की थी, हमने ये पहले चीज ऑब्जर्व की थी, अगर आप याद करें तो वह था एम्पिरिकल रिसर्च में। तो इस जो डिजाइन रिसर्च है, जो आर्टिफैक्ट बेस्ड रिसर्च है, इसमें आपकी एम्पिरिकल एवेल्युएशन होती है। आप एक कोई चीज बनाते हैं, वो लोगों से शेयर करते हैं, और वो जो उनका फीडबैक आएगा, वो जो फीडबैक आ रहा है वो क्या है, वो एम्पिरिकल डेटा है। वो है जो लोगों ने फीडबैक दिया है। उस फीडबैक को आप यूज करके आप अपना डिजाइन इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो डिजाइन बेस्ड रिसर्च है, इसको हम एम्पिरिकली या एम्पिरिकल एवेल्युएशन या एविडेंस की बेस पे या एम्पेरिकल शवाहिद की बेस पे उसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है थर्ड वाली, आई थिंक ये लास्ट फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। इसमें ये होता है कि एक सिचुएशन है, इफ द सिचुएशन वाज ट्रू व्हाट वुड लॉजिकली फॉलो, कि अगर ये बात सही हो तो उसमें क्या हो। मिसाल के तौर पे इसमें मोस्टली ये इमेजिनरी होती है, लेकिन इसमें सिनेरियो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर लेट्स से किसी रोड ट्रिप पे जाना है या आपने कोई काम करना है, तो आप चीज़ें प्लान करते हैं, सोचते हैं अच्छा मैं अगर सुबह इस टाइम निकलूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये इसको इस वक्त मैं फ्यूल रिफिल कराऊंगा, मैं गाड़ी की हवा चेक कराऊंगा, फूड वगैरह लूंगा, सारा कुछ ठीक गया तो ये हो जाएगा। तो उस केस में आपने चीज़ें अपने दिमाग में सोची हैं, आपने अपने दिमाग में उनको वो इमेजिन किया है। इसको नॉर्मली हम कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल इंक्वायरी के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्री रेक्विजिट हो सकता है, या फिर ये पहला स्टेप हो सकता है, उन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने का पहला स्टेप हो सकता है थॉट एक्सपेरिमेंट।
इसमें होता क्या है, आप कुछ चीजें क्लियरली एज्यूम करते हैं। ओके, एजम्पशंस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक रोड ट्रिप पे जाना है, सुबह आपने फजर की नमाज के बाद निकलना है, और आपका प्लान है कि ईशा मगरिब की नमाज से पहले आपने कहीं पहुंचना है। तो आपने ये एज्यूम किया है कि हम फजर के बाद निकलेंगे, और आपने ये एज्यूम किया है कि हम मगरिब से पहले पहले उस जगह पहुंच जाएंगे। आपने ये भी एज्यूम किया कि मुझे फ्यूल टाइम से मिल जाएगा, मुझे गाड़ी का टायर पंक्चर नहीं होगा, मेरे बच्चे को वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने इंक्लूड एज्यूम की हैं। उन एजम्पशंस के बाद आप कहते हैं कि हाँ, अब मुझे लगता है कि ये सारी एजम्पशन मैंने कर ली है, तो उसके बाद हम ये सारा काम कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एजम्पशंस की लॉजिकल रीजन भी होनी चाहिए। ओके, आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जी कि मैं सुबह फजर टाइम निकलूंगा और मगरिब के टाइम तक मैं गाड़ी चलाता रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, आपको बीच में ब्रेक लेनी पड़ेगी। आप अपनी उसमें फिर लिमिट्स को भी अपने गैस करते हैं, और आपकी जो इमेजिनेशन है वो रैंडम नहीं हो सकती, वो उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई सेंस होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एथिक्स, फॉर एग्जांपल मॉरल डायलेमा, सिनारियो, टेस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एक्शन। आपने चेक करना है कि ये कोई मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एथिक्स है जिसको आपने टेस्ट करना है, तो उसकी बेस पे आप थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक हाइपोथेटिकल केस है या कोई लॉ में या रूल रेगुलेशन में, उस चीज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एआई में देखा जा सकता है इसको, फिजिक्स में लोग थॉट एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा करते हैं, सॉरी, या फिर इस्लामिक स्टडीज में भी लोग काफी ज्यादा थॉट एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने एक नॉलेज डिफाइन करना है, या फिर एक खास किस्म का जो ज्यूरिस्डिक्शन है क्लासिकल, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, तो उस केस में भी आप थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि ये सारी इतनी सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो अब हम अपनी रिसर्च में कौन सी वाली फॉर्म को यूज कर सकते हैं, हमारी जो रिसर्च है वो किस फॉर्म की कैटेगरी में आती है, किस फॉर्म की कैटेगरी में हम उसको लाई कर सकते हैं। तो हमारा ऑफ कोर्स गोल ये नहीं है कि हम एक कैटेगरी में फिट कर देंगे, अच्छा जी बस यही कैटेगरी है। बेसिकली ये है कि हमने कोई एक फॉर्म देखी है और उसको जस्टिफाई करना है। कभी ये भी हो सकता है कि आपकी मेजर फॉर्म एक हो और एक आपकी सेकेंडरी फॉर्म भी हो। तो आप करते क्या है, आप शुरू करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे कि असल में आप जो हैं वो क्या समझना चाह रहे हैं। उसके बाद आप एविडेंस और रीजनिंग देखते हैं कि आपके पास किस किस्म का इनपुट या किस किस्म का क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप फिजिबिलिटी देखते हैं और एथिक्स देखते हैं कि वाकई रियलिस्टिकली पॉसिबल है, असल में किया जा सकता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते। या माउंट एवरेस्ट के टॉप पे एक बच्चे 10 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को लेके जाना मुमकिन नहीं है, तो आपकी फिजिबिलिटी नहीं है या आपके एथिक्स नहीं है उसके बारे में, तो उस केस में आपको या तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं करेंगे आप, या तो सिमुलेशन स्टडी करेंगे, या आप कोई कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर लेंगे, चीज़ों को किसी और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपने ये देखना है कि अगर ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग आपने, एक मिनट, एक, सॉरी, ओवरलैपिंग आपने अलाउ करनी है अपने एक्सपेरिमेंट, अपने फॉर्म को चूज करने में, कि आपको हो सकता है कि मल्टीपल फॉर्म्स जो आपके एक्सपेरिमेंट में हो, और अपनी चॉइस जो भी आपने की है उस चॉइस को आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, जैसे मैं कह रहा था कि ओवरलैपिंग हो सकती है, या एक टॉपिक में आपकी डिफरेंट फॉर्म्स आ सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल टॉपिक है आपका इंक्वायरी फ्रॉम के मिस इन्फॉर्मेशन जो है, उसके बारे में किस किस्म की रिसर्च हो सकती है। उसके बारे में एम्पिरिकल रिसर्च हो सकती है कि आप ऑब्जर्व करें मिस इन्फॉर्मेशन को, और उसके पैटर्न्स निकालने की कोशिश करें, उसमें से कोई थीम निकालने की कोशिश करें, और उसमें से कुछ काम की चीज या ऐसी कोई चीज जो उसके बारे में आपको समझने की जरूरत है उसको समझने की कोशिश करें। उसके बारे में आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कर सकते हैं, कि आप एक एक्सपेरिमेंट जनरेट करें कि लोगों को फेक मैसेजेस सेंड करें, या लोगों को फेक कोई चीज कोई एसएमएस भेजें, और फिर उसके बाद देखें कि लोग उसके बारे में कैसे बात करते हैं या लोग उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। इस केस में आपने खुद से कुछ जनरेट नहीं किया, इस केस में आपने खुद से एक मैसेज जनरेट किया। इस केस में फिर क्या हुआ, कॉन्सेप्चुअल केस में आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्या फेयर है। मिस इन्फॉर्मेशन, किस चीज को आप मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे कैटेगराइज कर सकते हैं, किसको आप मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो
कंप्यूटेशनल मॉडल में आप क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल में आप बेसिकली देख रहे हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को मॉडल करना चाह रहे हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई एक पैटर्न, एक कोई मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि अच्छा जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो शुरू में ऐसे फैलती है, बाद में वो उसका जो ट्रेंड है वो कम हो जाता है, या फिर जो भी मिस इन्फॉर्मेशन इन तरीकों से ज़्यादा फैल सकती है। तो इस केस में आप उसका मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को या मिस इन्फॉर्मेशन के ट्रेंड को आप एक मैथमेटिकल मॉडल या एक ग्राफिकल मॉडल में एक उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप एक डिज़ाइन बेस पे कर सकते हैं कि उसमें आप एक चेकलिस्ट बना लें जिसमें लोगों को आप अवेयर करें कि ये काम जो हैं ये आपको करने हैं, ताकि आप अवेयर हो सके कि फ्रॉड हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी अटैक हो सकते हैं, आपका डेटा लीक हो सकता है, या कोई और आपको कंप्यूटर बेस्ड क्राइम आपके साथ किया जा सकता है। आप लोगों को उस बारे में अवेयर करें। आपकी जो फॉर्म्स हैं वो ओवरलैप भी कर सकती हैं। मीन्स के कभी कभी आपकी एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल जो है वो ओवरलैप करेगी। एम्पेरिकल में आप क्या है, डेटा गैदर कर रहे हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम कोई एक खास किस्म की थ्योरी की बेस पे आप काम कर रहे हैं। एक एम्पेरिकल और मैं अभी बस ये मैं लेक्चर फिनिश करने के बाद मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बल्कि आई थिंक अभी भी दिया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल में ये है कि एक्सपेरिमेंट में आप सिनारियो खुद क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं कि एक मिसाल के तौर पे कोई एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, आपने एक मेडिसिन डिजाइन करनी, ओके। और उस मेडिसिन के केस में आपने क्या किया, उस मेडिसिन के केस में आपने मेडिसिन को डिजाइन की, या आपने कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया या जैसे मैंने यहाँ पे पीछे कर रहा था, ये एग्जांपल दी थी कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन के केस में अ, आपने एक एसएमएस क्रिएट किया और वो लोगों को भेजा, और लोगों ने उस एसएमएस की बेस पे कैसे बिहेव किया, तो वो बेसिकली आपकी एग्जांपल हो जाएगी एक्सपेरिमेंट की, ओके। इस केस में आपने एक सिनारियो खुद क्रिएट किया। अच्छा जी, ये ओवरलैपिंग भी हो सकती है। आपका एम्पेरिकल जो है वो डिजाइन के साथ भी कभी ओवरलैपिंग हो सकता है कि एम्पेरिकल में आप डेटा गैदर कर रहे हैं और उसकी बेस पे आप कोई एक कोई आपने कोई चीज बनाई है, मिसाल के तौर पे वो आपने डिसेमिनेट की है, तो उस डिसेमिनेशन की बेस पे आपने एम्पेरिकल डेटा भी गैदर करना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे पता लगेगा कि आपकी जो मोबाइल ऐप है वो लोगों में सही मशहूर हो रही है, या लोग उसके बारे में अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं या बुरे कमेंट्स दे रहे हैं, वो पता लगेगा आपको एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन की बेस पे। तो ये फॉर्म्स आपकी कभी कभी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अच्छा, फॉर्म्स तो हमने समझ ली। अब उसमें ये आता है कि रिसर्च अप्रोच कैसे होती है उस फॉर्म को। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो हमने फॉर्म अपने रिसर्च की चूज कर ली, हमारी अप्रोच क्या हो सकती है। आमतौर पे रिसर्च की दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच और एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है उसमें आप हम उसे कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें नंबर्स नहीं होते, जिसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, जुमले होते हैं, अल्फाज होते हैं और उनको बेसिकली उन अल्फाज की बेस पे, उन जुमलों की बेस पे आप उसके बारे में कोई थीम निकालते हैं, उसके बारे में कोई अंडरस्टैंड या उसको इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसने कंपनी छोड़ दी, या वो कंपनी से एक गबन करके चला गया। उस बंदे की आपने ईमेल्स का रिकॉर्ड आपके पास है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये इस बंदे ने किन बेसिस पे या क्या ऐसा हुआ कि इसने गबन किया या इसने करप्शन की। अब आपके पास ईमेल्स का डेटा है, आप उन ईमेल्स के डेटा में से या उन ईमेल्स के अंदर से कुछ अल्फाज निकालेंगे, कुछ थीम्स निकालेंगे कि अच्छा, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि इसकी कैसी ईमेल्स थी। इसको ईमेल्स थी, ब्लैकमेलिंग टाइप की ईमेलें आ रही थी इसको, इसको कोई लालच वाली ईमेलें आ रही थी, या इसको किसी खास किस्म की ईमेल्स आ रही थी। तो उसमें आप क्या निकालना चाह रहे हैं, खास जुमले, खास वर्ड ढूंढ रहे हैं, या खास अल्फाज ढूंढ रहे हैं, या एक थीम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको अल्फाज के अंदर से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, के जिसमें आप अल्फाज या फिर अल्फाज से मिलती जुलती चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं और फिर उसके बारे में अपने अपना जो रिसर्च है उसका आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के केस में क्या होता है कि आप के अब आप नंबर से खेल रहे हैं।
आपने मिसाल के तौर पे लोगों से रिव्यू लिया, लोगों को कहा जी कि ये एक फॉर्म है, हमें रिव्यू दें कि आप इस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड हैं। उसके बारे में मुख्तलिफ सवाल पूछे। फॉर एग्जांपल, आपकी दुकान है आपकी, या कोई दफ्तर है आपका, या कोई आपका कोई भी बिजनेस है, आपने लोगों से रिव्यू लेना है कि अच्छा रिसेप्शन के बारे में आपके क्या रिव्यू है, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, वर्स। सेल्स टीम्स के बारे में क्या रिव्यूज हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में क्या। तो बेसिकली आपने उनसे डेटा गैदर किया, और हर हर रिव्यू के बैक एंड पे कुछ नंबर है। अगर वेरी गुड है तो नंबर 5 है, वर्स्ट है तो नंबर 1 है। तो इस केस में आप लोगों के ओपिनियंस को नंबर के केस में लगा लिया। जब आप नंबर्स आ जाते हैं आपके पास, तो फिर आप उस पर मैथ लगा सकते हैं, उस पर आप स्टैट्स लगा सकते हैं, उस पर आप ये बता सकते हैं कि एवरेज नंबर क्या था। मिसाल के तौर पे एवरेज नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या थी, इस प्रोडक्ट के जो एवरेज रिव्यूज हैं वो कितने हैं। अक्सर हम देखा होगा 4.2 है, 4.3 है, 5 है, 2 स्टार है, 2.5 स्टार है, 2.67 स्टार है। ये 2.6, 2.5 एवरेज, ये उनसे आता है बेसिकली। इसको आप क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप? ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कभी कभी आपका मिक्स्ड एनालिसिस भी हो जाता है। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे मिक्स्ड एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि सिर्फ नंबर्स पे रिलाई नहीं करते, आपको कुछ कभी कभी अल्फाज पे भी गौर करना पड़ता है। या कभी कभी आप ये ऐसा होता है कि आप सिर्फ अल्फाज पे गौर नहीं कर सकते, आपको नंबर के बारे में समझ भी लेनी होती है। तो बहुत से केसेस में आपको मिक्स्ड अप्रोच लगानी पड़ती है कि आप पहले कहते हैं, फॉर एग्जांपल, हमने रिव्यूज लिए लोगों से, तो वो रिव्यूज हमने नंबर्स की फॉर्म में लिए। तो आपने उस पर क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया, लोगों से नंबर ले लिए, मतलब कि उनको बताया कि अच्छा इसको नंबर दें, ये 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है। अब इस पे आप क्वालिटेटिव अप्रोच कैसे लगाएंगे? अब आप समझना चाह रहे हैं कि जो फ्रंट डेस्क है या जो रिसेप्शन है उसको 2 स्टार रेटिंग क्यों मिली है। अब उसको समझने के लिए आप लोगों से इंटरव्यू करेंगे, लोगों से उनके बारे में पूछेंगे। तो अब आपने क्वालिटेटिव अप्रोच कर ली। तो आप शुरू किससे हुए थे? क्वांटिटेटिव अप्रोच से, लेकिन अपने रिसर्च का जो आपने आखिरी जो आंसर लेना चाहा वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच से लेना चाहा। तो ये अक्सर ऐसे होता है कि आपके जो स्टार्ट क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव से करते हैं और एंड क्वालिटेटिव से कर देते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपने स्टार्ट क्वालिटेटिव से किया और आपका जो एंड है वो क्वांटिटेटिव पे हो गया। फिर आप कहते हैं जी कि आप नॉर्मली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेथड्स जो है, जो भी अप्रोच आप मेथड आपने अप्रोच फॉलो की है, उसमें आप कह सकते हैं कि आपका पर्सनल प्रेफरेंस नहीं हो सकती, या आपको कोई चीज़ इंप्रेसिव लगती है। आप बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप क्या मालूम करना चाहते हैं, किस किस्म के आपके पास शवाहिद मौजूद हैं जो उसको जवाब देंगे, उसके पीछे क्या रीज़न है, और आन पे आपके पास क्या आउटपुट आएगा। ओके, आई थिंक यही था। मेन दो टॉपिक थे, एक रिसर्च अप्रोच समझाना था आप लोगों को, और एक था रिसर्च फॉर्म समझाना था। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे, तो इस पे आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। बाकी मेन एक्टिविटी है आप लोगों के जो आपने प्रपोजल्स भेजे हैं, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं कि उनमें कौन सी रिसर्च अप्रोच की जा सकती है, और कौन सी उनके बारे में रिसर्च, सॉरी, कौन सी रिसर्च फॉर्म में वो लाए करते हैं, और उनके बारे में कौन सी रिसर्च अप्रोच हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन किसी की, या फिर अगर फ्लैग आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इस बारे में, तो आपने कुछ उनके होमवर्क्स को एनालाइज किया था, या फिर मेरे ख्याल में को देखा जा सकता है। पहले अगर बल्कि कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो ले ले। होमवर्क मेरे पास आए थे एक दो। बल्कि मेरे ख्याल में आ, ऐसा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क भेजे हैं आपको, वो इस चीज़ को अपने कैटेगराइज करें, अपने अपने प्रपोजल को देखें, और फिर उसको कैटेगराइज करें कि ये कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में आ सकता है, एम्पेरिकल फॉर्म में आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल, या जिस भी फॉर्म में आ सकता है। अगर ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग भी बता सकते हैं। हाँ, क्या म्यूट हो गए सारे। क्या आप कुछ कह रही थी इस बारे में? मैं यही कह रही थी कि जो क्लास में हैं उन लोगों ने मुझे अगर होमवर्क भेजे हैं तो हम वी कैन डिस्कस, और
मेनली ट्राई, मतलब लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपकी रिसर्च किस कैटेगरी में फॉल करती है। ये सारा कुछ पढ़ने का मकसद ये है कि बहुत दफ़ा आपके जहन में एक रिसर्च क्वेश्चन होगा और आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या ये वाकई एक रिसर्चेबल क्वेश्चन है। जैसे शुरू में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं अवेलेबल, या ऐसे नहीं हो सकता, या कुरान से लेके अगर आप कोई फिज़िक्स की थेरीज निकालना चाहते हैं या कुछ इस तरह करना चाहते हैं, तो रिसर्च की जब आपको डिफरेंट कैटेगरीज पता होंगी तो आपको ये पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ रिसर्च के अम्ब्रेला के अंडर आती है। कि हर दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ साबित करना ही सिर्फ रिसर्च नहीं है। आप बेसिकली सिर्फ कोई थ्योरी भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉपर बेसिस होनी चाहिए। तो जैसे ही आपके सामने अपना क्वेश्चन आएगा, आपने उसको उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है कि ये कौन सी फॉर्म की रिसर्च है जो अब इसके लिए आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी, और ये कि आप उसमें क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, एंड दिस शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर प्रपोजल। तो अभी तक हमारे पास प्रपोजल है नायाब का, मरीन का, अ, शाजिया का, उज़मा का, और आई थिंक सिनोबर ने भेजा है मुझे कल। जो लोग क्लास में हैं मैं उनके नाम देख रही हूँ, तो इनमें से कोई भी माइक पे आ जाए एंड वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। वो तो ग्रुप में भी आया, मेरे ग्रुप में तो नजर नहीं आ रहा। तो भी आया। अच्छा, नया आपका क्या क्वेश्चन है? हाउ हैव इंटरप्रिटेशंस ऑफ कामा। एक क्वेश्चन मेरा ये इसके बारे में है कि जब आप इंसानों के बारे में कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या चीज आपको ज्यादा जरूरी होती है कि उनके बिहेवियर को देखना या अ, उनके बिहेवियर से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, यानी कि नतीजा जो जाहिर हो रहा है कि उसको देखना, यानी अब इंसानों में तो जाहिर है कि वो चेंजिंग आती रहती है ना वक्त के साथ, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? वो क्या वो हिस्ट्री के थ्रू ही करेंगे ना, या शायद मैं क्वेश्चन बता सकती हूँ ना। यानी मैं अपना इसमें देखना चाहती थी कि मैं क्या राइट, मेरे लिए क्या राइट फॉर्म होगी, एविडेंस क्या होगा या फिजिबिलिटी क्या होगी। जो आपका टॉपिक है उसमें उसकी बात जी, कर रही हैं यानी आप? इंसानों के बिहेवियर के मुताबिक किया ना मेरा टॉपिक। मेरा टॉपिक उसमें यही है आप ना कि जैसे हर रिसर्च के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर रिसर्च एक ही फॉर्म के अंडर ही ऑपरेट की जा सके, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंसानों का बिहेवियर समझना चाह रही हैं कि हिस्ट्री में कैसे रिकॉर्ड हुआ, और टेक्स्ट बुक्स का एनालिसिस कर रही हैं कि पुरानी हिस्ट्री जो रिकॉर्डेड है या बुक्स में लिखी गई है, मैं उसमें से समझना चाहती हूँ, तो आपकी रिसर्च जो है वो थेरेटिकल हो गई है और क्वालिटेटिव हो गई है। अगर आप ये कहें कि नहीं, जो आजकल के इंसान है मैं उनका इंटरव्यू लूंगी और या उनको ऑब्जर्व करूंगी, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, उनको सर्टेन रूम में लेके जाऊंगी और फिर देखूंगी कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो अब ये आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो गई है या एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गई है, डिपेंडिंग ऑन आपके आप उनको किन एनवायरनमेंट में रख रही हैं और कैसे उसको लेके चल रही हैं। और अब जो है आपका डेटा जो आ रहा है, अगर वीडियो आ रहा है तो फिर अगेन ये आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि आप एग्जैक्टली क्या मेजर कर रही हैं, आपका इस तरफ चीज़ चली जाएगी। तो बेसिकली टॉपिक जो है, अगर आप सिर्फ जेनेरिक के बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर ऑब्जर्व करने के भी ऑलमोस्ट सारे ही रिसर्च के कैटेगरीज में वो आ सकता है। लेकिन जो आपने नैरो डाउन करके अपना एक तरीका सेलेक्ट करना है, आपने तरीका सेलेक्ट करने से पहले ये पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हैं, और फिर आपने देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस अप्रोच से सबसे बेहतर तरीके से आंसर हो सकता है, और क्या अप्रोच है जो क्या उसे कहते हैं, एक्चुअली फिजिबल भी है। कि जो एक तो है ना कि आप आइडियलिस्टिकली आप कहें कि दिस इज द बेस्ट अप्रोच, बट वो फिजिबल ही ना हो ही ना सकती। उसकी मिसाल ये है कि जैसे अगर आप चेक करना चाहें कि सिगरेट से लंग कैंसर होता है कि नहीं होता, तो आप ये टेस्ट करना चाहते हैं,
तो अब आप अपनी मर्जी से तो लोगों को सिगरेटें नहीं पिलाएंगे और फिर देखेंगे कि 10 साल बाद उन्हें कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये स्टडी आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं डिजाइन कर सकते, क्योंकि एथिकली रॉन्ग है। यू कैन नॉट फोर्स पीपल कि वो पहले स्मोकिंग करें और फिर हम उनको चेक करेंगे कि अब कैंसर हो गया है कि नहीं हो गया। तो अब आपने जिनको टेस्ट स्टडी करनी है वो पहले ही वो लोग होंगे जिनको लंग कैंसर हो चुका है। फिर आप जाके ये आपकी ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल स्टडी बनेगी। तो आप फिर तो बेसिकली इस तरह डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले तो आपने अपनी क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का बेस्ट आंसर किस तरीके से निकल सकता है। फिर आपने अपनी लिमिटेशंस अंडरस्टैंड करनी है कि आंसर तो इस तरीके से निकल सकता है, पर क्या ये करना एथिकली राइट है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ। और फिर आपने अपना जो है अप्रोच और मेथड फाइनल करना है। एक्चुअली मैं ये समझना चाही थी कि जो डिफरेंट एजेस होती हैं, यानी डिफरेंट अदवार में कैसे इंसानों के बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं। तो अगर हमने ये समझना, तो इससे हिस्ट्री से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम इससे बुक्स को इसमें वो कर सकते हैं, या हिस्ट्री के वाकयात को इनमें बिल्कुल हम काउंट बिल्कुल, कर ये सकते आपका फिर थ्योरेटिकल रिसर्च की तरफ चला जाएगा, जहाँ पे आप टेक्स्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट टाइम के लोगों को कैसे एक्सप्लेन किया है, उनके बिहेवियर और आजकल के बिहेवियर फिर आप थ्योरेटिकली मैप करेंगी आप, क्योंकि अब उन लोगों का डाटा तो नहीं आप गैदर कर सकती। ये शुरू में कुछ प्रपोजल आए भी थे, जिसे हमने कहा था कि अभी हम इन पे नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा सा ऐसा टारगेटेड रखेंगे। जैसे आई थिंक सोबिया का प्रपोजल था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जिन्होंने कहा था कि मैं जो पुराने साइंटिस्ट थे और आजकल की जो सोबिया, वाज दैट यू? आप क्लास में हैं, इफ यू कैन अनम्यूट। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मिक्सिंग पीपल अप। मुझे सवाल समझ नहीं आया। ये आपका प्रपोजल था जिसमें आपने कहा था कि मैं पुराने जैसे साइंटिस्ट वगैरह थे और वो मुसलमान साइंटिस्ट थे, वो कैसे रहते थे और आजकल का जी लाइफस्टाइल जी उसका कंपैरिजन जी। करना। जी, तो वो बेसिकली दिस कैन बी रिसर्च बेस्ड इन थ्योरी और कॉन्सेप्ट के, जहाँ पे आप हिस्ट्री में जो चीज़ें रिकॉर्डेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम उनको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बुक पढ़ के तो उसका टेक्स्ट एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो फिर थ्योरेटिकल रिसर्च में चला जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे मुझे इसमें मुश्किल लग रही। देखे ना, अब आपने ये लिखा हुआ है डिजाइन वाला। तो इसमें हम पहले कोई चीज डिजाइन करें, फिर उसको समझें कि ये सही भी है या नहीं। तो डिजाइन वाला? ये जो हम डिजाइन है और आर्टिफैक्ट बेस्ड हाँ, रिसर्च। बेसिकली आपने इन सब में नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इनमें से आपका क्वेश्चन इसमें से कौन से वाला है। आपने ये सारी नहीं पिक करनी। आप अगर कोई डिजाइन कोई चीज बना रही, जैसे लोग जो गाड़ियां बनाते हैं या जहाज बनाते हैं, अब वो जो रिसर्च करते हैं वो डिजाइन बेस्ड रिसर्च है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, या किसी ने कोई ऐप डिजाइन कर ली या कोई ऐसी और चीज, तो वो आर्टिफैक्ट बेस्ड रिसर्च है। आपकी रिसर्च इन सब में नहीं आएगी, आपकी रिसर्च इनमें से कोई एक ही होगी या दो होंगी मैक्सिमम। तो आपने बेसिकली अपनी ही रिसर्च को सामने रख के देखना है कि आप वाली रिसर्च इनमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही, इसको मैं दोबारा से समझूंगी। यानी किसमें, आपके ख्याल में किसमें फॉल करती है ये जो मेरी रिसर्च, जो मेरा क्वेश्चन है? आप तो आपने ये कहा था ना कि आप लोगों से क्वेश्चनेयर फिल कराएंगी। जी, तो मेरा तो फिर लोगों से रिलेटेड है ना, तो तो उससे आपका मुझे। एम्पिरिकल, मेरे साहब में तो इट्स एम्पिरिकल, आप डिजाइन नहीं कर रही, जो खवातीन आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है आप उनको ऑब्जर्व करेंगी, उनसे क्वेश्चन पूछेंगी, तो आपका एम्पिरिकल रिसर्च है। और अगर आपके क्वेश्चन में जो आंसर हैं वो नंबर्स वाले होंगे तो आप क्वांटिटेटिव है, या मिक्स होंगे कुछ में आप उनसे कहेंगी कि अपने बारे में फिक्रे लिखें या एमसीक्यूज देंगी, तो फिर वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड में आ जाएगा। और साथ में एम्पिरिकल है, बिकॉज आप अब ऑब्जर्व कर रही हैं औरतों को जो भी आपके इर्द गिर्द है। यानी इसका मतलब कि मुझे अगर मैंने बनाना है, तो मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो जिनसे कि वो अपना डाटा जो मुझे रिक्वायर्ड है वो दें। बिल्कुल, वो हम वो भी पढ़ेंगे अगली क्लास में क्वेश्चनर्स वगैरह। लेकिन जी,
अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। जैसे जो नायाब की रिसर्च है, नायाब चाहती हैं कि जो कवाम की डेफिनेशन है डिफरेंट तफासिर में, उन्होंने आयत नंबर लिखी हुई है कि वो कैसे डिफर करती है एक दूसरे से, वो डेफिनेशंस को कंपेयर करना चाहती हैं डिफरेंट टाइम्स में। तो अब वो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है। आप ये चाहती हैं कि औरतें हैं, आप अपना एक्सपेरिमेंट तो नहीं डिजाइन कर रही हैं, आप सिर्फ यही चाह रही हैं कि जो भी आपके इर्द गिर्द औरतें हैं आप उनसे कुछ डाटा इकट्ठा करें और उनको देखें कि वो डिप्रेस हैं नहीं हैं, या उनकी लाइफ क्वालिटी क्या है। तो तो रीजन क्या है डिप्रेस होने हाँ, के, वो अवेयर भी हैं कि वो डिप्रेस हैं या नहीं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जिस किस्म की रिसर्च करनी पड़ेगी वो आज का लेक्चर था। तो आपको रिसर्च क्या करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च ये करनी पड़ेगी कि आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कैसे करेंगी, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, या जैसे ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं कि आप उनकी वीडियो बना लें, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, उनसे क्वेश्चन पूछ लें। इसी तरह जब मेडिकल में हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करते हैं तो आप उनके ब्लड सैंपल्स ले लें, आप उनके एक्सरे करा लें। तो ये सारा ऑब्जर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सारी ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल स्टडीज हैं जिसमें आप जो भी आपके इर्द गिर्द लोग अवेलेबल हैं, आप बस उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनसे डेटा गैदर करने की कोशिश करते हैं। इज इट एनी बेटर उस्मा? कुछ समझ आई है? कुछ मैंने एक्सप्लेन कर पाई हूँ मैं? जी जी, ये आपने ही यानी मैं जहां तक समझी हूँ ना कि मुझे तो इसमें उन उनसे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, यानी कि लोगों के बिहेवियर को चेक करने के लिए जाहिर है उनसे कोई बातचीत करनी पड़ती है, उनका डाटा इस तरह का लेना पड़ेगा कि मेरा एम्पेरिकल को मैं दोबारा से स्टडी करूंगी कि उसमें मुझे वाकई नहीं समझ आ रही कि कैसे रियलिटी और ऑब्जर्व एविडेंस ये सब कुछ देखिए लिखा उस्मा, इसमें इसमें इस है। तरह है कि मिसाल के तौर पे इंटर एक ऑलरेडी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। आपके हम्म, आपके ख्याल में हम्म, मुआशरे में एक ऑलरेडी चीज है जो एग्जिस्ट करती है जी जी कि लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आपको लगता है, आपकी ये थ्योरी है। जी अच्छा, अब आपने इसमें ये देखना है कि ये सही है या गलत है, या ऐसा है भी कि नहीं। मिस्र का तो, या इसमें से कोई ऐसे पैटर्न है जिसको आप हम्म, ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो हम्म, इस केस में आप चीज ऑब्जर्व कर रही हैं सिर्फ। आप खुद से किसी बंदे को 10 साल या 50 साल नौकरी नहीं करा रही, उसके बाद उसको रिटायर नहीं कर रही, उसके बाद उस रिटायरमेंट के बाद उसको डिप्रेशन नहीं हो रहा। आपने खुद से कुछ डिजाइन नहीं किया, एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको आप ऑब्जर्व कर या उसको आप गैदर करके उसमें से कुछ पैटर्न निकालेंगी, उसमें से कुछ फिनोमिना निकालेंगे, हाँ वाकई ही ऐसा है या ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता था असल में ऐसा नहीं है। तो उस केस में आपका जो केस बनता है मोस्टली वो बनता है एम्पेरिकल फॉर्म। अब एम्पेरिकल करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल करने का एक तरीका हो सकता है कि आपने देखना है कि एक पहाड़ के टॉप पे जो टेम्परेचर है वो कितना वेरी कर रहा है, उस महीने के पहले हफ्ते में कैसा होता है, दूसरे हफ्ते में कैसा होता है, तीसरे हफ्ते में। तो उस केस में आप नंबर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप नंबर्स देख रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि लोगों से डेटा गैदर करें या लोगों से पूछे, और उसके बाद उनके जो कमेंट्स हैं या उनके मिसाल के तौर पे लोगों से डेटा आप गैदर कर रहे हैं, वो नंबर भी हो सकते हैं कि आप उनसे सर्वे करें और बताएं कि आप अपनी जिंदगी से कितना खुश हैं, आपको कितना लगता है कि आप परेशान हैं। तो आप उनसे नंबर्स का डेटा भी गैदर करें या आप उनसे इंटरव्यू भी कर सकते हैं। उन्हें आप एक सवाल लिख के दे सकते हैं और सवाल का जवाब मांगे उनसे, अच्छा आपको क्या लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो अब आपके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते, तो वो अपना जवाब देंगे। तो उस जवाब की बेस पे आप उसमें से थीम निकालेंगे। आप उसमें से क्या निकालेंगे, एक थीम निकालेंगे कि अच्छा मोस्टली लोगों ने ये कहा है कि बच्चे अब अपने कामों में बिजी हैं, इसलिए वो हमें टाइम नहीं देते। ये उसमें क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। नंबर नहीं है इसमें, इस केस में अल्फाज हैं। लेकिन अगर आप उनसे नंबर्स गैदर कर रही है कि अच्छा बताएं आप अभी आप अपने आप को कितना खुश कहते हैं, आप बहुत खुश हैं, दरमियाने खुश हैं, कम खुश हैं या बिल्कुल खुश नहीं है। अगर बहुत खुश हैं तो नंबर 5 है, बिल्कुल खुश नहीं है तो नंबर 1 है। तो इस केस में क्या किया आपने, उनसे नंबर लगा ले लिया। अब आप इस केस में क्या होगा कि आप नंबर भी एनालाइज करेंगे और अल्फाज भी एनालाइज करेंगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बहुत दोनों हो सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं मिक्स मेथड भी हो सकता है, जो हमने पढ़ा था मिक्स मेथड, कि जिसमें जी क्वांटिटेटिव भी हो और क्वालिटेटिव भी हो। तो आपके केस में मिक्स मेथड भी हो सकता है। लेकिन आप एम्पेरिकल कर रही हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट क्रिएट नहीं कर रही।
आप किसी ये कह सकते हैं कि शायद थ्योरी को समझने की कोशिश कर रही है, थ्योरी आपके दिमाग में है या थ्योरी आपको लगता है उसको, या कोई एक कॉन्सेप्ट है जिसको शायद आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तब हो सकता है जब पहले से कोई थ्योरी बनी हो या पहले से लोगों ने इस पे काम किया हो। आपके केस में अपेरेंटली मुझे लगता है कि शायद कोई कम लोगों ने काम किया है या नहीं किया, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये एम्पेरिकल रिसर्च है जिसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या एम्पेरिकल रिसर्च है जिसको हम मिक्स्ड मेथड की बेस पे एनालाइज करेंगे या मिक्स्ड मेथड जो है वो उस पे लगाएंगे। आई होप थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर यानी क्लियर। इसका आप मुझे ये जो समझ आई है ना, यानी इसमें कोई सर्टन टाइप ऑफ फॉर्म यूज नहीं होगी जो आपने एम्पेरिकल ही जितनी होगी, मुझे जो समझ आपके जितना जो आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया वो उसमें एम्पेरिकल है। इंटरव्यूज और सर्वे पे चलना पड़ेगा, यानी अगर लोग बताएं सच तो उस पे ही भरोसा करना पड़ेगा या क्या कहते हैं रिलाय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नायाब ने सवाल पूछा था, नायाब का क्वेश्चन था कि उनका क्या है। अ, मेरे ख्याल में फ्लैन ने ऑलरेडी बताया है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाला टॉपिक क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ किवामा, किवामा इन कुरान 434? तो इसमें कमेंट करना चाहेगा? मेरे ख्याल में एक कॉन्सेप्चुअल है एक, जिसमें आपका थ्योरी भी, शायद आप थ्योरी को भी समझना चाह रहे हैं, असल में आप एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और चूंकि आप कुछ स्कॉलर्स का ओपिनियन देखना चाह रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन देखना चाह रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन जो है वो आ जाता है थ्योरेटिकल में। सो इट्स मेनली कॉन्सेप्चुअल। ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक इसमें थ्योरेटिकल भी है। तो उसके बाद एक्टिविटी हमने बेसिकली कर ली। हमने करना क्या था एक्टिविटी में कि आपके टॉपिक में ओवरलैपिंग क्या है, कौन सी फॉर्म है। एक मिनट। एक्सपेरिमेंटल है या एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल दोनों है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बेस पे आप डेटा गैदर करेंगे और वो डेटा बेसिकली आपका एम्पेरिकल डेटा होगा। थॉट एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग जो है वो, क्योंकि जब आपने थॉट एक्सपेरिमेंट किया है उसके आप रीजन ढूंढना शुरू कर, रीजन ढूंढ सकते हैं। ओके, अब ये सारा कुछ हमें प्रपोजल बिल्डिंग में कैसे काम आएगा? प्रपोजल बिल्डिंग में ऐसे काम आएगा ये कि आपने मेन फॉर्म ऑफ इंक्वायरी करनी है, मे भी कुछ ओवरलैप्स आए आपके उसमें, कि शायद आपका एक मेन फॉर्म हो, जिस तरह नायाब के केस में मेन कॉन्सेप्चुअल है लेकिन उसमें कुछ थ्योरी को भी आप देखना चाह रहे हैं, आप किसी किसी की इंटरप्रिटेशन समझना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैप भी आ गया। फिर आप एविडेंस बेस्ड रीजनिंग ढूंढेंगे आपके केस में, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो आपका जो रीजनिंग है वो कैसे इस सवाल का जवाब दे रही है आपको। ये कुछ एग्जांपल्स कह सकते हैं इनको, कि आप कह सकते हैं माय प्रोजेक्ट इज मेनली दिस, इट फिट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इट मे आल्सो इंक्लूड। इसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा ये फॉर्म आ सकती है, हम उसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं, हम एम्पेरिकल स्टडी कर सकते हैं, हम थियोरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमें ये एविडेंस चाहिए होगा। हमें उसको समझने के लिए इस किस्म की एविडेंस या इस किस्म की रीजनिंग या इस किस्म की बेस चाहिए होगी उसको जवाब देने के लिए। तो आपके प्रपोजल में ये इस तरह आ सकता है कि आप अपना इसको एक प्रपोजल के अंदर एक पैराग्राफ के तौर पे ऐड कर सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैंने पहले भी बताई थी, मेनली ये है कि जी आपका जो थ्योरी है मीन्स ओपिनियन, दैट्स नॉट ट्रू। थ्योरी जो है बड़े स्ट्रक्चर्ड होती है, थ्योरी जो है वो बड़े स्ट्रक्चर्ड आइडियाज की बेस पे बिल्ड की जाती है। मैथमेटिकल उसमें एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, शायद उसमें कुछ वेरिएबल्स आपको ना पता हो, लेकिन थ्योरी जो है वो प्रॉपर थॉट प्रोसेस की बेस पे बनती है। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग वेग, कॉन्सेप्चुअल इज नॉट वेग, कॉन्सेप्चुअल इज बेसिकली आप किसी चीज की रूट कॉज पे जाना चाह रहे हैं, किसी चीज की बेस तक पहुंचना चाह रहे हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअल वर्क हमेशा जो है वो रिगरस डेफिनेशंस होती हैं, आपका बड़ा स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट होता है जो आप पेश करना चाहते हैं। सिमुलेशन ट्रूथ नहीं होती, जैसे मैंने बताया सिमुलेशन जो है वो फेक डेटा होता है या रेप्लिकेटेड डेटा होता है, इसलिए जो सिमुलेशन है उनको सच समझना या ये समझना कि सिमुलेशन की बेस पे अगर कोई हमारा आउटकम आया है
तो रियल वर्ल्ड भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वो हमें मदद जरूर कर सकता है, रियल वर्ल्ड सिनारियो को अंडरस्टैंड करने में या असल के जो सिनारियो है उसमें अंडरस्टैंड करने में मदद दे सकता है, लेकिन वो उसका कभी भी कॉपी या उसका कभी भी मुतबादिल नहीं हो सकता। उसकी तरफ एक कदम या मल्टीपल आप कह सकते हैं स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। डिजाइन मीन्स ओनली मेकिंग। एक कोर्स में भी से आता है कि आप ये कहते हैं कि जो डिज़ाइन है वो, उसमें आप कोई चीज़ एक्चुअली बना रहे हैं। डिज़ाइन में बेसिकली आप उसकी क्वालिटी या उसकी यूज़फुलनेस या वो कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, उसको भी आप डिज़ाइन में कह सकते हैं। मिक्स्ड मीन्स डूइंग एवरीथिंग। मिक्स मेथड्स में हम कभी ये भी नहीं कहते कि वो हमेशा मिक्स होगा। बेसिकली ये होता है कि आप ये नहीं कहते कि मैं एक जो फॉर्म है उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ, दूसरी फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाह रहा। बेसिकली आप ट्राई टू आप ये कहते हैं कि उसमें बेसिकली फिट करने की कोशिश करते हैं। मिक्स का मतलब है कि आप समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, एक से ज़्यादा फॉर्म भी मेरे एक्सपेरिमेंट के केस में एग्जिस्ट कर सकती। ये होमवर्क है जी। करना क्या, आपने एक इंक्वायरी फॉर्म बनाना है। आइडेंटिफाई मेन फॉर्म ऑफ इंक्वायरी। आपके केस में कौन सी फॉर्म है, एक मेन करना है और एक सेकेंडरी भी कर सकते हैं। उसके बारे में आपने जस्टिफिकेशन देनी है, उसको डिफेंड करना है 4-5 जुमलों में। और उसके बाद अपना जो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर लेके आना है। फिर उसके बेस पे आप क्या होगा, जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है वो रिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो वो उनको लेके आएंगे ताकि उनको हम नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी करें। और उसके बाद हम डेटा कलेक्शन मेथड दे सकते हैं, जो लेक्चर 7 में हम देखेंगे कि आपके केस में जब आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इन 2 स्टेप्स की वजह से रिफाइन हो चुके हैं, उसमें हम कैसा डेटा गैदर कर सकते हैं। क्या वो इंटरव्यू होगा, सर्वे होगा, कोई ऑलरेडी पब्लिश लिटरेचर है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई सेकेंडरी डेटा है, उसकी बेस पे हम ये काम करेंगे। तो बेसिकली ये होमवर्क है, इसे फोकस करें। कल वाला जो होमवर्क है वो भी काइंडली करें, आपके पास पूरा वीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे को ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे और होपफुली वी विल बी एबल टू कम अप या हम कोई ऐसा रिसर्च क्वेश्चन उसकी बेस पे आपकी डेटा रिसोर्स जो है या डेटा सोर्स है उसको सिलेक्ट कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, यही था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरीज अगर हैं तो ठीक, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। अगर फ्ले आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज आई थिंक दैट्स ऑल। नथिंग। हाजरा ने क्वेश्चन पूछा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, हम बार बार वो वर्ड देख रहे हैं तो मैं बस माइक पे उसका आंसर बताना चाह रही थी, वैसे तो मैंने लिख दिया कि बेसिकली 2 तरह की जब डेटा आप गैदर करते हैं तो उसमें एक डेटा ये होता है कि क्रॉस सेक्शन मींस कि एक स्नैपशॉट है डाटा की आपके पास, एक मोमेंट का डाटा है आपके पास, उनको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कहते हैं। और जब आप ये कि आप सेम एक्सपेरिमेंट या सेम लोग अगर आप फॉलो करें या जो भी आपने किया उसको लॉन्ग टाइम जब फॉलो करते हैं तो लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज आती हैं। दैट्स लाइक कि आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स ली हैं, सेम चीज़ को बार बार मेजर किया है तो वो लॉन्जिट्यूडनल है, और एक दफ़ा किया तो दैट्स क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। और बाकी आज लोगों को लेक्चर समझ में आया है? इफ यस प्लीज गिव अस अ थम्स अप कि at least you understood most of the things. Because आज क्वेश्चन नहीं आ रहे, so I am confused कि how did it go आज का for थोड़ा सा you? लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा डेंस था इस सेंस में। आई एग्री विद फ्लैग कि आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। मोस्टली लोग तो कह रहे हैं समझ आया है। शाजिया का कोई सवाल है जी? शाजिया, आपका कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ तो आ रहा है माशाल्लाह से के लेक्चर्स, लेकिन मैंने फ्लोए को भी भेजा था। मुझे जो है ना, मैं फोर्थ वाले लेक्चर पे अटक गई हूँ। जब से आपने मुझे रिसर्च हमने पढ़ने को कहा है ना, वो मुझसे अभी तक पढ़ी मतलब इतनी लंबे लंबे हैं सारे कि वो पढ़े नहीं जा रहे। पढ़े मतलब समझ तो आ रहे हैं लेकिन कुछ ऊपर से भी गुजर रहे। तो ये अभी तक मैं वहां से आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। मैं यहाँ पे बोलूँ मैंने कहा मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, इसलिए कि मैं अटक गई हूँ वहीं पे। जबकि अच्छा। चीजें आपकी मुझे यहाँ तक समझ आ रही है। जैसे मुझे ये समझ आ गया कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं जैसे मैं रिटायरमेंट वाला काम कर रही हूँ, उसमें मैंने कुछ पेपर्स जो निकाले हैं, उसमें वो एम्पेरिकल लग रहा है, वो बिल्कुल उस पे बैठ रहा है। और जो आपने आज हम लोग को समझाया कि कितनी टाइप की रिसर्च होती है, तो उसमें हम्म। एम्पेरिकल वाले पे बैठ रहा है। लेकिन क्या किया जाए कि वो इतने लंबे लंबे उसको कैसे छोटा वो समझ, वो उसको मुझे पढ़ना हाँ। समझाए। ये जी, क्या किया? आपने आपने मैसेज किया था, बस मैं बिजी थी एक और मीटिंग में तो मैं नहीं रिस्पॉन्स दे सकी। जी जी। उसामा, यू वांट टू आंसर फर्स्ट?
You want to go नो नो यू first? कैन, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इनको कुछ टूल सजेस्ट कर सकते हैं जिनसे ये पेपर जल्दी समराइज कर सके। हाँ जी, मैं अभी टूल्स पे जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जी देयर आर टूल्स एंड देयर इज हेल्प। लेकिन पहले आपके कॉन्सेप्ट्स जैसे क्लियर होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दफ़ा हाथ से आप काम करें। फॉर नाउ आप ये कर सकते हैं कि बजाय पूरा पेपर आप पढ़ें, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस करें। एब्स्ट्रैक्ट में पेपर का मेथड भी होता है, रिसर्च प्रॉब्लम भी होता है। और अगर आप एक नीश में काम कर रही हैं, शुरू के पहले 2 3 4 एब्स्ट्रैक्ट शायद आपको किसी लैंग्वेज मॉडल को देने पड़े और उसको कहना पड़े कि ये आसान लफ्ज़ों में इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट कर दो कि मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं। जस्ट उनका एब्स्ट्रैक्ट उठा के पेस्ट करें किसी लैंग्वेज मॉडल में और उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके अलावा तुमने मुझे बाहर से अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ इसी को मेरे लिए सिंपल करना है। और इन जो भी आपने टेबल फिल करने के लिए जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी ना, कि मेथड क्या था, उन्होंने क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम टैकल किया था, वो जो 4 5 कॉलम थे, आप सिर्फ उसे कहें कि ये कॉलम्स मैंने फिल करने हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं ऐड करनी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी, सिर्फ मुझे बस ये बता दो कि ये क्या कैटेगरी है। उसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो उससे कहें कि ये मुझे एक्सप्लेन करो, एज यू वुड डू इट फॉर अ 10 year old और अ 12 year old, कि वो फिर उसको लैंग्वेज को भी टोन डाउन करेगा। एंड देन यू कैन हैव लाइक, आप जो स्टक हुई हुई हैं वो आप फिर 4 5 पेपर आप ऐसे पढ़ेंगी, छठा पेपर आपको खुद ही एब्स्ट्रैक्ट खोलते ही समझ आ जाएगी कि हाउ इज दिस डिफरेंट देन द अदर वंस। या आप उसको किसी भी जनरेटिव आई टूल को ये फॉर्मेट दे के उसे कह सकती है कि या तो टेबल के फॉर्म में जिस तरह ने कहा उसमें डाल दें, या फिर इस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव मेथड रिजल्ट कंक्लूजन की फॉर्म में मुझे इस पेपर को काइंडली समराइज करके दे दें एक एक लाइन में। तो उससे एटलीस्ट आपको थीम पता लग जाएगा, और मेक श्योर उसको ये इंस्ट्रक्शन दे के अपने तरफ से हेलुसिनेट ना करे कि वैसे अच्छा, कुछ ये अपनी तरफ से खुद ऐड नहीं बताओ। करे। अच्छा, नहीं मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये मैं उसको खुद बताऊं कि मुझे ऑब्जेक्टिव मेथड्स और रिजल्ट करके बताए? अपना उसे टेबल बताएं, या तो जो ठीक है। स्लाइड में टेबल हमने एक डाला था, या तो वो बताएं कि जैसे ये कॉलम्स जी जी। हैं, इसको मैंने फिल करना है और ये हम्म एब्स्ट्रैक्ट है। और कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, वट एवर इज रिटन हेयर, सिर्फ इसको मैप कर दो मुझे इस टेबल के कॉलम्स में। और फिर हम्म अगर कुछ ना समझ आए तो उससे एक्सप्लेन, मतलब उसकी लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन पूछें, अगर लैंग्वेज ओवरली बायोलॉजिकल है या मेडिकल की टर्म्स हैं या किसी भी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट है, तो उससे समझें, ताकि अब जब अगला एब्स्ट्रैक्ट खोलें तो आपको वो चीज़ें खुद से अंडरस्टैंड करने में। तो 2 3 एब्स्ट्रैक्ट आप ऐसे करेंगी तो उसके बाद आप खुद से एब्स्ट्रैक्ट देख के फटाफट मैप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो था, जैसे अब ऑथर आपने जो टेबल दिया था कल हम लोग को बताया था, इस टेबल के अंदर आपने था ना कि फिर आपको ऑथर बताना है। मेन आइडिया था, सोर्स डिटेल थी, मेन आइडिया, मेथड। और अच्छा, तो मेन आइडिया में हमें क्या लिखा? सोर्स डिटेल में तो ऑथर का नाम लिखा। अच्छा, जितनी भी रिसर्च पढ़ी सब में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए, तो उसमें से आप जैसे कल कहा था कि सिर्फ पहले का नाम पिक करना है हमें। ठीक है। हम्म। फिर अब वो लिखा हुआ है पब्लिश कब हुआ हुआ है, तो वो जो ओरिजिनल पेपर और पब्लिश इस वक्त हुआ है, तो वो मैं लिखूं वो डेट और वो ये लिखना होगा, या वो कब सबमिट किया था, या पब्लिश बेसिकली पब्लिश। जी। उसामा, अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाके साइट वाला जो बटन है वो दिखा दो, तो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दैट इंफॉर्मेशन एंड इट शुड बी ओके। ठीक है। अच्छा, और मेन आइडिया क्या, वो जैसे हमने टाइटल और मेन आइडिया में क्या फर्क है? टाइटल तो ये है ना कि वो क्या, जो भी पेपर का टाइटल है, जब पेपर सर्च करना है तो आपको काम आएगा। मेन आइडिया ये है कि वो क्या प्रॉब्लम क्या टारगेट कर रहे हैं, व्हाट्स द टॉपिक ऑफ द पेपर। कि जैसे अब इसका टाइटल है स्लीप ड्यूरेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट फार्मासिस्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है दैट्स द मेन आइडिया, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, कि व्हाट्स द पेपर इज अबाउट, कि पेपर की मेन कोर क्या है वो आपने बताना है। दिस वाज यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ जी, बेसिकली ये साइट का नीचे जो बटन आ रहा है ये दिखा दो। कोई भी आपने अगर पेपर सर्च किया है ना, तो उसमें अगर आप इधर बॉटम पे जाए तो ये एक आपको नजर आ रहा होता है साइट विथ टू अपॉस्ट्रोफी, इस पे अगर आप क्लिक करें ना, जी। तो वो आपको डिफरेंट साइटेशन फॉर्मेट में निकाल देगा। फॉर एग्जांपल इट्स एपीए जो है ये काफ़ी फेमस है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल अथॉरिटी का। तो ये इसमें क्या है जी, जी ये स्लीप। अब ये जो चीज़ है ये आपके उसमें आएगी, जो रेफरेंस टेबल होगा ना,
उसमें आएगा ऐसे। लेकिन जब आपके बेसिकली जब सॉरी टेक्स्ट रेफरेंस। रेफर होगा, सॉरी जी, नहीं नहीं, आप बोलो बोलो बोलो, जब सॉरी। टेक्स्ट में रेफर होगा, जब टेक्स्ट में रेफर होगा तो वो फिर जैसे हम बात करते हैं ना जीक एट ऑल, या उसमें रेफर होगा, रेफरेंस टेबल में ये ऐसे आ जाएगा ये। रेफरेंस टेबल हमने कहाँ पे लिखना है? वो भी अभी करेंगे, आगे आएगा वो फ्यूचर हाँ, व्यू में। अभी तो नहीं आया ना, यही अभी मैं नहीं। भी उसकी क्या उसमें। बेसिकली जो अच्छा आपका पहला कॉलम था ना, उसमें अगर आप ये पेस्ट कर देंगे ना, अब इसमें पेपर का टाइटल भी है, इसमें जर्नल का नाम भी है, इसमें ईयर भी है, इसमें ऑथर की लिस्ट भी है। तो आपको खुद से अलग अलग ढूंढने के बजाय आप जब पेपर डाउनलोड करें तो ये साइड के बटन पे क्लिक करें, इसमें से ये वाला पूरा उठाएं और उस पहले कॉलम में पेस्ट कर दें। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, पेपर टाइटल, पब्लिश कहाँ हुआ, किस ईयर में हुआ, और ऑथर्स कौन थे। अब जब मैं इसको गूगल स्कॉलर में सर्च करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें ये पेपर इजीली आ जाएगा, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एग्जैक्ट पेपर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं तो गूगल ये स्कॉलर पे, ऊपर भी तो ये ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है, ये भी तो उनके नाम ही, ऑथर्स के नाम ही नहीं लिखे गए। जी, लेकिन इसको सेव करने का तरीका ये आसान है। ये जब आप हम फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ना, तो हम्म। फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मली लिखने का ये तरीका होता ओके। चलें, जज़ाकल्लाह खैर है। इनके सवाल शाजिया, के इसमें यही लिए। है कि मैं पहला कोशिश पेपर या करूंगी। पहले 2-3 पेपर आपको तंग करेंगे। अगर आप हम्म। पहले 2-3 पेपरों में से पूरा प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपको पेपर देखना आसान हो जाएगा। अब मैंने पता है अभी जब अपना निकाला, ढूंढना शुरू किया रिटायरमेंट उस पे, अच्छा मैं जो भी देखूँ ना वो मुझे लगे कि ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये भी उसके साथ शायद मैच कर रहा है। तो मैंने अभी तक 7 सोर्स निकाल चुके हैं, 7 पेज वो जो ना टाइटल रख लिए अपने लिए कि मुझे उनको पढ़ना है। अब वो जो है उसको कैसे शॉर्ट डाउन करूं? और वैसे कि मैं चाह रही हूँ कि रिटायरमेंट और एजुकेशन को मैंने लिया, इसलिए कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम है। तो उसको नैरो डाउन करते हुए मैंने उसको हेल्थ पे ले आई हूँ, और सॉरी एजुकेशन पे ले आई हूँ कि रिटायरमेंट के साथ एजुकेशन किस तरह से होगा। जी। टेबल ही बनाएं, वो टेबल बनाएंगे तो आपका खुद ही चीज मैप हो जाएगी। आप, दैट्स द इजीएस्ट एंड और क्विकेस्ट वे। पूरा पेपर ना पढ़े, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो एक पैराग्राफ है एब्स्ट्रैक्ट का, यू डोंट नीड टू रीड। लाइक पेपर अपने पास सेव रखें, बाद में खोलने पड़े तो। जी। लेकिन सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें जो ऊपर का पहला पैराग्राफ होता है। ठीक है। दैट्स इनफ। आपको सारे पेपर फुल लेंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी करने की। अच्छा। ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो सेशन फिर एंड करते हैं। जजाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम। नया आप सेशन फिनिश कर सकती हैं आप। हाँ जी जी, आप लोग लीव कर दीजिए इंशाल्लाह, सेम लिंक, आई हैव टू स्टार्ट अनदर सेशन। जज़ाकल्लाह।